नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी 2020 जो 20 क्वेश्चनों का निचोड़ है। इसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सही करने हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं पेपर में, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आज आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज के क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवरात्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। अच्छा, यहाँ पे बात चल रही है जब द्विगु समास की, तो इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ अदर एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। पहला तो ये हो गया नवरात्र। नवरात्र में किस हिसाब से द्विगु समास हुआ? नौ मतलब 9 की बात, नवरात्रियों का समूह। यहाँ पे नवरात्र की बात कर रहा है, इसीलिए गिनती की बात है। और द्विगु समास वही होता है जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। इसमें और ऑप्शन होता अदर जो हैं, जैसे पंचवटी, नवनिधि, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। इसी प्रकार द्विगु समास इन सब में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उल प्लस लास, ऑप्शन बी उल प्लस लास, ऑप्शन सी उत्लास, ऑप्शन डी उल प्लस आस। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सी उत प्लस लास। अच्छा, जब यहाँ पे बात चल रही है उत प्लस लास, तो ये किस हिसाब से होगा? अच्छा, इसमें संधि विच्छेद जब किया है तो इसका उत प्लस लास हो गया, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। उत्लास में विसर्ग संधि होगी। और संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां 3 प्रकार की होती हैं। और नंबर 1 है स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी होती है विसर्ग संधि। लेकिन इसमें से ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी गड़बड़, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी है किशन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी गड़बड़। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे यहाँ खुद से बोले जा रहे हैं। विदेशी शब्द वो होते हैं जो कुछ बाहर से लिए गए हैं या किसी दूसरे शब्द की भाषा, किसी दूसरे देश की भाषा से लिए गए हैं। गड़बड़, झाला ऐसे शब्द हमारे देश के हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर है। ऑप्शन का आ, ऑप्शन बी है औ, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी ई। तो निम्नलिखित में से जो संयुक्त स्वर है उसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी औ। अच्छा, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर वो होता है जिसमें 2 अक्षरों से मिलकर जो बना होता है। और ये देखो हिंदी में 2 होते हैं। औ होता है एक और ए होता है। एक ए होता है और दूसरा औ होता है। यहाँ पे औ जो है ये मिलके किससे बना हुआ है? ये आ प्लस ओ 2 से मिलकर बना होता है। ये हो जाता है औ। इसे संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में प्रयुक्त हुआ है? किस वचन में है? ऑप्शन ए बहुवचन में, ऑप्शन बी द्विवचन में, ऑप्शन सी एक वचन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है
ऑप्शन नंबर ए बहुवचन में। तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह एक बहुवचन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काका तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए काका, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी काक, ऑप्शन डी काग। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी काक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुनिवर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। यहाँ पे कर्मधारय समास की जब बात है तो कर्मधारय की हम डेफिनेशन जानेंगे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेष का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे इसमें मुनिवर, मुनिवर में मुनि और वर अलग अलग शब्द हैं। मुनि शब्द और इसमें पद पंकज होता है, उसमें भी पद के समान पंकज। इसका जो अगर हम अलग अलग करेंगे तो पद पंकज मतलब पद के समान पंकज। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन बी निंदा करना, ऑप्शन सी जिज्ञासा शांत करना, ऑप्शन डी बहुत परेशान करना। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी बहुत परेशान करना। लोग बोलते हैं ना कि बच्चे ने नाक में दम कर रखा है, उसकी मम्मी बोलती हैं चल बाहर घूम के आ, तूने बहुत नाक में दम कर रखा है। इसका मतलब होता है मम्मी बहुत ज़्यादा बच्चे से परेशान हो जाती हैं तब ये बोलते हैं, इसीलिए यहाँ इसका अर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, समूहवाचक संज्ञा इसकी डिफिनेशन क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जहाँ पे किसी समूह की बात की जाए, ना कि ये किसी पदार्थ या किसी एक व्यक्ति की। यहाँ पे बात की जा रही है बहुत से लोगों की, सभा की। जैसे यहाँ पे बहुत से लोग हैं तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जब किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात की जाए। द्रव्यवाचक में जैसे पानी वगैरह, लोहे की वस्तुएं, इसके बारे में बात की जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है कनक, ऑप्शन बी है हाटक, ऑप्शन सी है हटाक, ऑप्शन डी है रवि। तो इसका तो सभी को पता होगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है। इसके कुछ और भी होते हैं, भास्कर, दिवाकर, सूरज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा दहव, सूर्य दहव नहीं, ये शब्द है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। कौन सा शब्द उत उपसर्ग से बना हुआ है? ऑप्शन ए उन्नत, ऑप्शन बी ऊपर, ऑप्शन सी उनका, ऑप्शन डी उतार। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसके लिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए उन्नत। इसमें उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भागे हुए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए फुर्ता, ऑप्शन बी बुरभुज, ऑप्शन सी धावक, ऑप्शन डी भगौड़ा।
तो जो भागे हुए व्यक्ति है उसके लिए भगौड़ा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अभी विजय माल्या के लिए शब्द सब जानते होंगे कि विजय माल्या के लिए सरकार ने भी भगौड़ा शब्द घोषित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द विलोम शब्द अनाथ से संबंधित है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। कौन सा विलोम शब्द अनाथ से संबंधित है? ऑप्शन ए अरनाथ, ऑप्शन बी सुनाथ, ऑप्शन सी सनाथ, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी सनाथ। सनाथ का शब्द विलोम होता है, सनाथ का होगा विलोम अनाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेथोडोलॉजी शब्द का हिंदी भाषा में कौन सी शब्दावली सही है? ऑप्शन ए अनुक्रम, ऑप्शन बी क्रिया पद्धति, ऑप्शन बी परिक्रिया, ऑप्शन डी शोध पद्धति। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी क्रिया पद्धति। अगले क्वेश्चन। कौन सा समास पंचवटी में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए द्विग, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए द्विग समास। द्विग समास में पंचवटी में द्विग समास है। अभी हम द्विग समास की परिभाषा बता चुके हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, अभी पंचवटी का हम उदाहरण भी दे चुके हैं। नवनिधि, त्रिभुवन आदि होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखन बाग कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए चौपाई छंद, ऑप्शन बी सोरठा छंद, ऑप्शन सी वर्वे छंद, ऑप्शन डी दोहा छंद। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए चौपाई छंद। इसमें चौपाई में क्या होता है? ये चौपाई एक पहली बात तो सममात्रिक छंद होता है और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जब यहाँ से गिनेंगे तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं निकलेंगी। और चौपाई में एक अलग चीज होती है जिसको ध्यान में रखना है। चौपाई में जो सगड़ और तगड़ जो जोड़ते हैं वो नहीं होता है। इसमें चौपाई में सगड़ और तगड़ को निषेध माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वहे वा जमुना के तीर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अन्वय अलंकार, ऑप्शन बी पुनरोक्त अलंकार, ऑप्शन सी वक्रोक्त अलंकार, ऑप्शन डी स्मरण अलंकार। तो इसका राइट आंसर होता है स्मरण अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सांझ का तत्सम क्या होगा? सांझ का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए सायन, ऑप्शन बी सांझ, ऑप्शन डी सी समय, ऑप्शन डी संध्या। तो इसका राइट आंसर होता है संध्या। संध्या मतलब शाम। शाम जैसे गांव में बोलते हैं सांझ हो गई, तो इसे शाम को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चैन की बंसी बजाना। इसका मुहावरा अर्थ होगा सुख से जीवन व्यतीत करना, आराम से बैठकर बंसी बजाना, जीवन में कलह मचाना, बांसुरी बजाने का रियाज करना। तो इसका राइट आंसर होता है सुख से जीवन व्यतीत करना, ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या होता है? चैन से बंसी बजाना मतलब आराम से बोलते हैं, वो तो अपनी चैन की बंसी बजा रहे हैं, मतलब सुख से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट कैसा लगा है, अगर आपको टेस्ट हमारा अच्छा लगा है, नेक्स्ट टेस्ट आने के लिए प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए।